अच्छा जी, मैं आपको स्ट्रेट अवे मुझे आप क्यों दीजिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डे 5 सेशन 2 सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल का सेशन है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊं कि एग्जाम लेवल तक ले जाऊं। जो सेल्स टैक्स का फॉर्मेट है वहां से शुरू करूंगा। जब आपको सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आए, आप लोग क्या करते हैं? आप कहते हैं ए बी एसोसिएट्स, कंप्यूटेशन ऑफ, यहां पर क्या आना है? रिक्वायरमेंट आनी है। जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वही आनी है ना। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? टैक्स पीरियड। अच्छा जी, सबसे पहले आप लिखेंगे, मैं फॉर्मेट बताने लगा हूं जनाब। सबसे पहले आप लिखेंगे आउटपुट टैक्स। उसके बाद लिखेंगे आप इनपुट टैक्स, और इसके फौरी बाद लिख देंगे लोअर ऑफ आउटपुट टैक्स। और फिर लिखेंगे इनपुट टैक्स और वो होगा लोअर ऑफ। यहां पर आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, इधर आएगा फॉर द पीरियड। ब्रॉड फॉरवर्ड और फॉर द पीरियड ये आ गया। और इसको कंपेयर किसके साथ करना है? 90% ऑफ आउटपुट के साथ। इन दोनों में से, यार आप जरा तवज्जो देना भाई, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको हम आउटपुट में से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। इसके साथ ही यहां पर इनपुट टैक्स ऑन इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, या फिक्स एसेट कह दीजिए, ये दोनों लेस होते हैं। अब तवज्जो से देखना, यहां तक जब आप पहुंच जाते हो तो हमेशा ये देखना होता है कि आपके पास आंसर माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। अगर आपके पास यहां तक पहुंचने पर आंसर माइनस में आ जाए तो आप इसको फौरन कवर करके कह दोगे जी सेल्स टैक्स रिफंड, और फिर फर्दर टैक्स नीचे लिख दोगे। ठीक हो गया? फर्दर टैक्स कितना होगा? एट द रेट ऑफ 4%। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% आ गया। दूसरी तरफ आ गया इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड। तीसरी तरफ आ गया एक्सपोर्ट रिफंडेबल। अच्छा जनाब, वर्किंग्स की बात करें, सबसे पहली वर्किंग आती है आपके पास आउटपुट टैक्स की। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाइज टू
अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक हो गया, प्लस माइनस जो भी एडजस्टमेंट है, सेल रिटर्न हो सकती है। कोई चीज जो सप्लाई कंसिडर होनी है वो ऐड होगी, कोई चीज जो सप्लाई नहीं है वो लेस होगा, क्रेडिट नोट लेस होगा, प्लस माइनस जो है करके यहां पर फाइनल वैल्यू आ जाए। इस पर सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे एट द रेट ऑफ 18%। इस पर सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे एट द रेट ऑफ 18%। तो ये हमारे पास वर्किंग नंबर 1 ये आ जाएगा। अब आ जाए वर्किंग नंबर 2, और वो है कॉमन इनपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 2 है कॉमन इनपुट टैक्स। भाईजान ये क्या होता है? सच्ची वो इनपुट टैक्स जिसके बारे में आपको नहीं पता कि ये परचेजेस पर टैक्स दिया तो था, लेकिन ये इस्तेमाल किधर हुआ? टैक्सेबल गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, जीरो रेटेड को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, या एग्जेम्प्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। ये एक मुश्तरका इनपुट टैक्स होता है जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर इसको पोर्शन करते हैं। तो कॉमन इनपुट टैक्स ले लिया, इसमें मेनली क्या होता है? परचेजेज ही आ गई, और जाहिर बात है रजिस्टर्ड पर्सन से। अगर वो आपको कहते परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन तो कहें भाई दूर हो जाओ तुम। आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करके किस चीज का इनपुट टैक्स? कोई इनपुट टैक्स नहीं होता वहां पे। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी प्लस माइनस, वो करने के बाद फाइनल परचेजेस आएगा, और उस पर सेल्स टैक्स आ जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। जी, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जी भाई, ये यहां पर आपने लिख दिया। दिस इज वर्किंग नंबर 2। फिर उसके बाद आपकी आ गई वर्किंग नंबर 3। जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की भाई ने बात की। अगर तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट बता दे तो आप इधर डाल देंगे परचेजेस में। अगर इलेक्ट्रिसिटी पर सेल्स टैक्स बता दे तो आप सेल्स टैक्स में ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां पर इस तरह से ऐड हो सकता है। यस। वर्किंग नंबर 3, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये आ गया। वर्किंग नंबर 4, that is most important, that is apportionment। अब जरा देखिए अपॉर्शनमेंट। सबसे पहले आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, कॉमन इनपुट टैक्स, और टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अब यहां पर लिखूंगा मैं, थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा।
कोशिश मैं यही कर रहा था कि ऐसे करूं कि एक शीट में सब हो जाए। अच्छा, यहां पर लिखूंगा टैक्सेबल, यहां पर एग्जाम्प्ट, जीरो रेटेड और टोटल। याद रखना जो वैल्यूज लेनी है वो हमेशा कौन सी होंगी, जो वैल्यूज लेंगे यहां पर ये हमेशा एडजस्टेड वैल्यूज होंगी। यानी क्वेश्चन, अच्छा अब मेरी बात सुनो, एडजस्टेड वैल्यू होंगी। आप ये करेंगे फिर उसके बाद आप इसकी ये एक फॉर्मेट है, मैंने आपको फुल फ्लेज फॉर्मेट सिखा दिया। ये सब कुछ, अब सवाल हल करने की तरतीब सीख लो। आपकी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है मैंने वो करवाना, वो कोई बहुत ट्रिकी सवाल नहीं है, वो थोड़ा सा लेंथी था बस, तो 3 सवाल करने थे एक में। लेकिन अच्छा सवाल है, करूं करवाऊंगा तो वही, लेकिन 2-3 सवाल और आपको घर से करने के लिए दूंगा जरूर। अच्छा मेरी बात सुनो, सवाल करने की तरतीब सिखाना चाहता हूं आपको मैं। सबसे पहले आपने जब पूरा सवाल पढ़ना है ना, सवाल को पढ़ के आपने सवाल यहां से शुरू करना है। ग्रीन इज द सीक्वेंस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आपने सवाल पढ़ा, सवाल को पढ़ के असेस करके आपने सबसे पहले वर्किंग 1 करनी होती है। और सवाल पढ़ते पढ़ते जहां पर इनपुट की एडजस्टमेंट थी वर्किंग 2 भी करनी है। फिर उसके बाद जहां ये थी वर्किंग 3 ये भी करनी। तो जब आप एडजस्टमेंट पूरी पढ़ लोगे ना, उस वक्त आप एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इनपुट आउटपुट टैक्स कर चुके होगे, और आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड की इंफॉर्मेशन होगी। ये सारा कुछ करने के बाद आपने अपोर्शनमेंट वाले ये 3 वर्किंग्स बन चुकी होंगी, आपकी एडजस्टमेंट सारी खत्म हो चुकी होंगी, आप दूसरी बार सवाल रीड कर चुके होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, यहां पर आ गए, ये वाली फिगर सारी एडजस्टेड प्लेस की। ये देखो, ये जरा गौर से देखना, अब ये फिगर्स आनी कहां कहां से हैं। ये जो फिगर है, ये वाली कॉमन इनपुट टैक्स वाली फिगर, यस ये वाली फिगर, इसको यहां पर प्लेस किया और इस बेस पर ये तीनों निकाल दी। फिर ये वाली फिगर, इसको यहां पर प्लेस किया और इस बेस पर ये 3 फिगर्स निकाल दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जब आपने कर लिया, फिर उसके बाद आप आउटपुट टैक्स पर आओ। ये वाली फिगर आपने यहां पर प्लेस कर दी। ब्रॉड फॉरवर्ड सवाल में गिवन होगा, ये वहां पर ले जाएंगे। फॉर द पीरियड कौन सी फिगर आएगी सर, ये इसीलिए मैं इसको एक शीट पर करना चाह रहा था कि मैं इसको रिलेट करके आपको सिखा सकूं कि ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी गेम है। इसको जमा किया, ये वाली फिगर है। 90% ऑफ आउटपुट, यार यहां से क्या आउटपुट लेके इसका 90% भी नहीं निकाल सकते। इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे, लोअर। तो अगर तो 90% वाला आगे चला गया तो आपके जेहन में फौरन क्या आना चाहिए, भाईजान यहां पर इनपुट टैक्स की गेम है, तो फौरन आप कैरेट फॉरवर्ड की तरफ आ जाओगे। और दिस फिगर लेट इट बी ए, एंड दिस फिगर लेट इट बी बी। आप ए माइनस बी करोगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। ऐसा ही है ना सर। अच्छा जनाब, आपने उसके बाद ये लेस किया, इनपुट टैक्स ऑन ये वाली जो फिगर आएगी, इस फिगर को आप यहां पर प्लेस कर दो।
ये भी लेस हो गया। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। सर जब भी आप एडजस्टमेंट पढ़ रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उन एडजस्टमेंट की कुछ ऐसी मार्किंग कर लें कि बाद में सवाल हल करते वक्त आपको आसानी हो। तो जब भी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू फर्दर टैक्स, जब भी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू अनरजिस्टर्ड सप्लाईज आए, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, या एग्जाम्प्ट या जीरो रेटेड के हवाले से कोई एडजस्टमेंट हो, तो याद रखिए इसका आसान तरीका ये होता है कि आप इसको नोट कर लें उस रेलिवेंट जगह पर जिसको आपने बाद में पिक करना है। अब आपने 4% फर्दर टैक्स लेना है ना, अब आपने जहां से फिगर उठानी है वहां पर नोट किया होना चाहिए कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इससे रिलेटेड, वो यहां पर प्लेस कर दें। आपको बताता चलूं, अगर आउटपुट में से ये दोनों लेस करने के बाद फिगर नेगेटिव आ जाए तो आपने सेल्स टैक्स रिफंडेबल निकाल देना है। और अगर फिगर पॉजिटिव आए तो फर्दर टैक्स ऐड करने के बाद यहां पर फिगर लेनी है जो कि सेल्स टैक्स पेएबल होगी। इनपुट टैक्स आपके पास आ गया, ये जीरो रेटेड, ये दोनों चीजें, ये इन दोनों को उठाकर आप यहां पर लिख देंगे तो ये एक्सपोर्ट रिफंड आ गया। एक एक फिगर कहां कहां से आनी है मैंने आपको बता दिया। और ये टोटल सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं, ये सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, इसमें ये आना। तो सर जी मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, ये सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये एडजस्टमेंट है जो सारी आपके सामने मैंने। तो सर मुश्किल तो नहीं लग रहा। ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेटेस्ट अटेम्प्ट का पिक करता हूं। इसी फॉर्मेट पे आपको उस एक क्वेश्चन में आगे तीन बातें हैं, तीन पोर्शंस हैं, वो करवाता हूं सर। यार इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे, पीडीएफ इसकी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको एक एक फिगर टैली करवाई है कैसे कैसे ये होता है। ले सर, following information has been extracted from the record of three registered person A, B and C. Taxable supplies from registered person 10, machine from a registered person। अब जब मैंने ये देखा, ये ए बी सी है, टैक्सेबल सप्लाईज है, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मशीन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है, exempt supplies from registered person है, जीरो रेटेड supplies from unregistered person। फिर परचेजेस की बात करूं तो टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल सप्लाईज सॉरी सप्लाईज की बात करूं, ये इनपुट की बात कर रहे हैं, ये आउटपुट की बात कर रहे हैं सारी। अनरजिस्टर्ड को कितनी है, जब अनरजिस्टर्ड पड़ा है तो जेन में फॉरन क्या आया है, 4% फर्दर टैक्स आया, ये एग्जाम तो जीरो रेटेड भी है, इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड भी है। और उसने कहा आपको क्या है कि दी सप्लाईज आर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2 million and 1 million रिस्पेक्टिवली। अब ये नोट इसने वन बाय वन दिए हुए हैं, रेलिवेंट जगहों के नोट्स हैं। अब मुझे सवाल करना होगा, साथ साथ सवाल करूंगा, साथ साथ नोट पढ़ के उसको हल करूंगा। तो सर समझ आ रही है? तो सर मैं सबसे पहले मिस्टर ए को पकड़ता हूं। मिस्टर ए, in the light and would compute the amount of sales tax payable or refundable to each of the above registered person, also compute input tax to be carried forward if any। अच्छा जी, उसने बड़ा क्लियरली कहा है कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल या रिफंडेबल।
फरवरी 2024। अच्छा जी। अब मैंने पहले तो जनरल सवाल पढ़ा है, अब मैं ए पर बहुत फोकस होके पढ़ूंगा, ठीक है ना। अब मेरा ध्यान फुल ए पे है। अच्छा, इसमें रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस की हैं, अच्छा ठीक है, इनपुट मिलेगा। मशीन है, अच्छा ठीक है, इनपुट मिलेगा। एग्जाम्ड है, इसको इग्नोर करो। जीरो रेटेड है, इसको कुछ है ही नहीं। सप्लाईज थ्रू रजिस्टर्ड है, अच्छा आउटपुट है। अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, आउटपुट भी और फर्दर भी। अच्छा जी। इसमें ना एग्जाम्ड है ना जीरो रेटेड है। अब जब सप्लाईज जो हैं वो है ही सिर्फ टैक्सेबल, तो अपोर्शनमेंट किस लिए करो। अपोर्शनमेंट तो तब होनी है जब एक से ज्यादा सप्लाईज हो और इनपुट टैक्स कॉमन हो। सप्लाईज तो एक ही है, तो फिर यहां पर तो अपोर्शनमेंट की वर्किंग बनेगी ही नहीं। अच्छा जी। इसका एक ही नोट है, जरा वो भी पढ़ लेते हैं। नोट नंबर 1 कहता है सप्लाईज आर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये सप्लाईज नेट है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। सर जी, ये सप्लाईज जो हैं वो ट्रेड डिस्काउंट, उसने क्या कहा, ट्रेड डिस्काउंट और सर कैश डिस्काउंट। मेरी बात समझे, आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा कैश डिस्काउंट माइनस। इसका मतलब है ये इसने तो दोनों माइनस किए हैं, हम कैश डिस्काउंट कितना है ये माइनस नहीं करेंगे भाई। अब इसमें अपोर्शनमेंट वाला मसला भी नहीं है, आउटपुट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं सीधा सीधा फॉर्मेट पे ही जाता हूं। वर्किंग क्या बनानी, आउटपुट टैक्स। सर जी, आउटपुट टैक्स कितना है, 8 और 5 13। इसका 18% ले लीजिए जी, बताइएगा। 2.3 इनपुट टैक्स फ्लोर। मैंने जो फॉर्मेट कराया, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट जो आ सकती है। अब आपको सवाल में अगर एडजस्टमेंट कम आ रही है तो इतनी तो अकल आपने इस्तेमाल करनी है ना सर जी। अच्छा जी। इनपुट टैक्स क्या होगा, लोअर ऑफ। ब्रॉड फॉरवर्ड है, हाँ जी, ब्रॉड फॉरवर्ड ये दिया हुआ सर। 3, यहां पर लिखते हैं फॉर द पीरियड। अब फॉर द पीरियड कितना है, 10 और 1 11। अब यहां पर एक बात समझने की है, बात समझने की यह है कि भाई इससे पहले तो हम अपोर्शनमेंट की वर्किंग से निकालते थे, लेकिन अब अपोर्शनमेंट का चक्कर ही नहीं है। इनपुट टैक्स की वर्किंग भी क्या करनी है, उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। 10 और 1 11, इसका 18% है। ये तो मैं जबानी भी कर देता हूँ, नहीं तो फिर अलहदा वर्किंग करके 10+1 करके 11 करके मल्टीप्लाई बाई 18%, वहां भी यही करना है। तो डायरेक्ट यही कर लो भाई, कितना बन गया सर, 1.9। सर इसको जमा कर लें, 4.98। ये तो हो गया ये। इसको कंपेयर हमने किससे करना है, 90% ऑफ 2.34 का 90% ले लीजिए, 2.106। इन दोनों में से कौन सा लेंगे, लोअर कौन सा है। जैसे ही मैंने ये लिखा जेन में क्या आया, भाईजान कैरेट फॉरवर्ड, इधर मैं कैरेट फॉरवर्ड लिख दूं भाई, मैं भूल ना जाऊं। कैरेट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स कितना, 4.98 माइनस 2.106 जी, 2.87। ये मैं यहां पर आ गया।
मैंने अब आपका आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट कर लिया है। अगली मेरे ज़हन में बात आती है मशीनरी की। कितनी है सर? 4 मिलियन की। 4 का 18% जी। 0.72। अच्छा जनाब, 2.34 -2.106 -0.72, जरा कैलकुलेटर पे करके ही देखूंगा आंसर प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। जैसे ही मैंने देखा माइनस आ रहा है, मैंने कहा भाई पहले तो फिर ये लिख देते हैं। सेल्स टैक्स रिफंडेबल जी, 0.486। अच्छा जी, ये तो मेरा आ गया रिफंडेबल। अब मैंने 4% वाली बात बाद में लिखनी है। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% जी। अनरजिस्टर्ड को कितनी सप्लाई की थी? 5 इंटू जी 0.2। ये फर्दर टैक्स है, ये पेबल है। एक्सपोर्ट रिफंड, एक्सपोर्ट है ही नहीं सर। खत्म हो गया, खत्म हो गया सर पार्ट। इस पार्ट में बस इतना ही था सर। दिस वाज मिस्टर ए। चलता हूं सर जी मिस्टर बी की तरफ। मिस्टर बी टैक्सेबल। अच्छा, अब मैं जब मैं मिस्टर बी पर अब गया हूं, तो मैं अब पूरा ध्यान मेरा मिस्टर बी पे। अब मैं ए और सी को नहीं सोच रहा। सर समझ आ रही है? जब एक बंदे को पकड़ा है तो फिर सारा ध्यान एक बंदे पे ही रखें। अच्छा जी, ये देखिएगा, बी ने परचेज किया है। अच्छा, इस पे इनपुट मिलना होगा। इधर देखा 8, इस पे भी इनपुट मिलना है। लेकिन नोट दिए मैं नीचे, नोट देखना पड़ेगा। जीरो रेटेड, अच्छा परचेजेस किया, इसको तो छोड़ो, इसका तो कुछ नहीं होना। हाँ सप्लाईज है, ये आउटपुट होना है। इस पे फर्दर टैक्स भी लगना है, एग्जेम्प्ट भी है, ब्रॉड फॉरवर्ड भी है। अच्छा जी, मेरे जेन में पहले क्या आ रहा है भाई, मैं जरा नोट देख लूं। नोट नंबर 2 कहता है 20% ऑफ द सप्लाईज आर थर्ड स्केड्यूल आइटम, द रिटेल प्राइस ऑफ विच इज 30% मोर देन परचेज वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इस 20 में 20% ऐसी आइटम्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल हैं, और थर्ड स्केड्यूल आइटम पे टैक्स रिटेल प्राइस पर लगता है। इसका मतलब है मैं 20 का 20% लूंगा, उसको इसने कहा 30% ज्यादा है, उसको 30% से बढ़ाऊंगा, और फिर मेरी वैल्यू निकलेगी, उस पर मैं इनपुट टैक्स लूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मशीन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन है, इसमें क्या है जी? ये मशीन एग्जाम सप्लाई के लिए। चलो जी, इसका मतलब है एग्जाम सप्लाई का मतलब है इस मशीन पे इनपुट टैक्स तो क्लेम होना ही है। चलो, ये मसला तो बहुत अच्छा हो गया। वो जो अपोर्शनमेंट की वर्किंग में मैंने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का कॉलम डालना था, अब मैं वो नहीं डालूंगा क्योंकि अब वो है ही नहीं। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे उसने कहा ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को 10 मिलियन सप्लाई किया ना, इसमें से 10% वो है जो यार कॉटेज इंडस्ट्री को अगर सप्लाई किया है तो फर्दर टैक्स भाईजान इसको कितना है? इसका मतलब है 10%, इसका 1 ही बनेगा ना। इसको मैंने यहाँ 7 इसलिए लिखा है, मैं कहीं भूल ना जाऊं। ठीक हो गया। एग्जाम सप्लाईज हैं, ठीक है, जीरो रेटेड है, ये इनपुट ब्रॉड फॉरवर्ड है। लो सर, इसमें इतनी एडजस्टमेंट है, ये करते हैं सर। सबसे पहले आ गया
आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है सर? 28 एक है, +10 एक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इसकी। 38 का 18% जी। 6.84, ये आ गया हमारा आउटपुट टैक्स। फिर हम इनपुट टैक्स की बात करते हैं। इनपुट टैक्स के बारे में हमने लिखना होता है लोअर ऑफ, यहां पर लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? टू लिख दूं? फॉर द पीरियड। अच्छा, ये फॉर द पीरियड, अब मैंने इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। ये देखो परचेजेज हैं ये 20 की। अब ये देखो मेरी बात सुनो, 20 का 20% लिया, 20 का 20% लिया, उसको क्या करना है यार? इसको ना मैं बजाय कि इतनी लंबी इक्वेशन बनाने के मैं नीचे सुकून से हल कर ले तो मुझे कितने नफलों का स्वाब है। यहां पर मैं एक वर्किंग बना लेता हूँ। वर्किंग नंबर 1, इनपुट टैक्स। सबसे पहले लिखूंगा परचेजेस 20। फिर अगली बात क्या है? थर्ड स्केड्यूल आइटम्स कितनी है? 20 का 20% कितना बना? 4। इस इसका इंक्रीज कितना है? 30%, यानी 1.3 कर दूं। इसमें 30% बढ़ाना है ना। इसको 1.3 से मल्टीप्लाई करें, कितना बना? 5.2। अब मेरी बात सुनो, एक ऑप्शन तो ये है कि मैं सिर्फ बड़ी हुई अमाउंट लूं। मैंने यहां पर भी 20 लिखा है। 5.2, ये यानी एक्चुअल में इतनी होनी चाहिए 5.2। ऑलरेडी शामिल कितनी है? 4। वो लेस कर देंगे, पीछे कितना रह गया? यार आपको पॉइंट समझ आ रहा है? एक ऑप्शन ये होती है कि आप जितना इंक्रीज है वो ले लो। तो भाई मैंने देखा कि 20 का 20% तो इसमें शामिल था ना। मैंने 20 का 20% लिया, वो बना 4। तो वो मैंने 20 का 20% लिया, वो बना 4। तो 20 का 20% को 1/3 किया, 1/3 किया तो ये बना 5.2। 5.2 में से 4 लेस कर दिया, ये हो गया 1.2। ये ऐड कर देंगे, ये कितना आ गया? 21 ये मेरी परचेजेस बन रही है 21.2 की। अब अगला सवाल ये कि क्या इसमें अपोर्शनमेंट है? यस, क्योंकि इसमें परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है और इसमें टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है। तो सर अपोर्शनमेंट तो होगी। वर्किंग नंबर 2, मैं प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी साथ ही ना कर लूं? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पहले करता हूं ना। फिर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कितना है? 8 का, और उसने लिखा क्या है?
plant property equipment only for exempt supplies, so no input tax. वर्किंग नंबर 3, अपोर्शनमेंट। एक तरफ लिखता हूं टैक्सेबल और एक तरफ लिखता हूं एग्जेम्प्ट। क्या लिखूं सर? वैल्यू ऑफ सप्लाई जी कितना आएगा? टैक्सेबल की क्या वैल्यू है? 38। एग्जेम्प्ट की क्या वैल्यू है? एग्जेम्प्ट की क्या वैल्यू है सर जी? 9। टोटल कीजिएगा 47। ये टोटल 47 है। अब यहां पर आ जाओ, कॉमन इनपुट टैक्स। सर कितना इनपुट टैक्स था? नहीं, ये तो 21.2 तो मेरा ख्याल है अभी वो निकली है, सप्लाई निकली है ना। सर जी ये तो परचेज की वैल्यू है, इसका सेल्स टैक्स भी निकाल लेते हैं एट द रेट ऑफ 18% जी। 3.816, 3.816 जी। 3.0, 3.1 कर दूं यार मैं? एक मिनट ठहरो यार, मैं पीछे से 3.82 करता हूं मैं, जिंदगी आसान कर देता हूँ जरा। 3.82 कर देते हैं यहाँ पर। 3.82 को करके देखे ना, 3.1 कर दूं और एग्जाम का करें जरा, 9 / 47 मल्टीप्लाई बाय 3.8 पॉइंट की हो गया भाई साहब, 0.7, फिर 2 बन जाना भाई, टोटल भी तो टैली करना है ना। 3.1 और 0.72 कर दिया, डन हो गया सर जी। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गई अपोर्शनमेंट की वर्किंग। मैंने अपनी वर्किंग सारी कंप्लीट कर ली है। फॉर द पीरियड मुझे बताया वैल्यू क्या बनेगी? 3.1, 3.1। अब इसको करूंगा टोटल जी, कितना बन गया? 5.1। इसको अब मैंने कंपेयर करना है 90% ऑफ आउटपुट के साथ, जो कितना बना? 6.156। चलो जी, ये तो बहुत अच्छा है। लोअर तो ये वाला है। जैसे ही लोअर मैंने ये लिखा, जेन में फौरन आया कैरेट फॉरवर्ड तो नहीं आना, तो भाई इसको लेस कर दिया। 6.84 में से ये निकाला। अभी कहां जा रहे हो भाई? इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट लिखूं कि ना लिखूं? सर लिख कर डैश लगाना भी तो जरूरी है ना, चूंकि ये किसके लिए है? ओनली फॉर एग्जेम्प्ट है, इसलिए डैश किया है। अच्छा जी, जैसे मैंने ये किया, अब क्या आ गया? अब मुझे वैल्यू बताए, अब मुझे देखना आंसर प्लस है कि माइनस है। आंसर आना है पॉजिटिव, फर्दर टैक्स डालूं। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, लेकिन मसला क्या है? 10 नहीं आएगा, 10 में से 1 माइनस होगा और फिर 4% जी। 0.3 प्लस में यहां पर आ गया सेल्स टैक्स पेबल जी। सर 6.84 माइनस 5.1 प्लस 0.36,
2 पॉइंट लो सर जी। सेल्स टैक्स, यार ये आसान आसान सवाल थे। सेल्स टैक्स पेबल निकाल लिया आपने। ये इस तरह से वर्किंग करनी थी। दिस वाज मिस्टर बी, दिस वाज मिस्टर बी। 2.1 वाज द आंसर। अब इस सवाल में क्या खास बात, अब इस पार्ट में क्या था, ना कोई एक्सपोर्ट है ना कोई एक्सपोर्ट रिफंड है। तो भाई जो सवाल आए उसकी जो रिक्वायरमेंट आए अपने फॉर्मेट को उसके मुताबिक अमेंड करना, ये भी इस प्रैक्टिस का और इस आर्ट का हिस्सा है। अब आपने सारा कुछ लिख लिया, आप सारा कुछ दबादब लिखते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट रिफंड भी लिख रहे हैं, उसकी वर्किंग भी सारी बना रही, यार वो है ही नहीं। तो इनिशियल रीडिंग तो इसलिए थी कि आपका दिमाग कंसीव करे कि भाई अब होना क्या है, अब करना क्या है। उसके बाद फिर आप ये वाला सवाल करें। सर समझ आ रही है? तो भाई ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। अच्छा, अब मैं पार्ट सी पढ़ने लगा हूं। फिर दोबारा जब मैं ये पढ़ता हूं तो मैं ध्यान से, मेरा ध्यान सी से ना हटे, कहीं मैं बी और ए की तरफ नहीं मैंने ध्यान देना। अब मैंने सिर्फ सोचना कि एक ही सवाल है दुनिया में, सिर्फ सी ही है। अच्छा जी, सी की खास बात यह है भाई कि टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन नील है। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है। भाई तुम जो भी हो फारग हो तुम, अनरजिस्टर्ड का कोई इनपुट टैक्स मिलना ही नहीं है। मशीनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ इसका इनपुट टैक्स मिल सकता है। एग्जाम्प्ट भी कुछ नहीं है, जीरो रेटेड भी कुछ नहीं है। सप्लाईज की बात करता हूं तो टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन है, एग्जाम सप्लाईज हैं, और जीरो रेटेड सप्लाईज ये भी हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ब्रॉड फॉरवर्ड भी कुछ नहीं है? ब्रॉड फॉरवर्ड भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम इस नोट की तरफ जाते हैं जिसने लिखा है नोट नंबर 6 और 7। नोट नंबर 6 में वो कहता है 2 मिलियन हमने कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदा था। भाईजान आपने जिससे भी खरीदा है, अनरजिस्टर्ड है, वो इनपुट क्लेम नहीं होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉटेज इंडस्ट्री को बेचेंगे तो सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, फर्दर टैक्स नहीं करेंगे, फर्क पड़ता है। कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदेंगे तो क्या करूं, एग्जाम्प्ट है ना, बस खत्म। मशीन सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए है, परचेजेस उसकी है नहीं, परचेजेस पे इनपुट आना नहीं था। मशीन पे इनपुट आना था, जिसको पोर्शन करने के मैंने दिल में सोचा हुआ था, अब पता चला कि वो सिर्फ टैक्सेबल के लिए, उसने भी अबॉर्शन होना ही नहीं। अब देखो, ग्रीन कलर ना कर लूं सर? आ गया मिस्टर सी। आउटपुट टैक्स, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस वजह से वर्किंग पर भी हम टाइम नहीं लगा रहे ना। फिर इस तरह के सवाल की सारी सारी वर्किंग करें, उस पर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अच्छा जी, आउटपुट टैक्स 42 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो आउटपुट टैक्स निकाल देते हैं जी। अच्छा, आउटपुट टैक्स उसके बाद उसका भी देख लें। अनरजिस्टर्ड को कोई नहीं किया, सिर्फ 42 ही है। 42 का 18% जी, 7.56 इनपुट टैक्स। आप डायरेक्ट फॉर्मेट पे आए, काम करने लग गए, जहां पे जरूरत पड़ेगी नीचे वर्किंग बना लूंगा मैं। लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड है, फॉर द पीरियड है सर, फॉर द पीरियड भी नहीं है। सर जी देखो ना, कुछ है ही नहीं यहां पर भी, और ये फॉर द पीरियड भी कुछ नहीं। इन दोनों को जमा किया, ये आया नील। 90% ऑफ आउटपुट लिया 6.804, लेकिन हमने तो लोअर लेना है, तो ये आया नील।
इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अब यहां पर उसने बड़ा क्लियरली कहा है कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो थी वो एक्सक्लूसिवली, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एक्सक्लूसिवली किसके लिए थी? तो भाई इसका मतलब है कि इसने तो अब अपना काम करना है भाई। ये टैक्सेबल सप्लाई के लिए कितनी है सर? 12। ये पूरा 12 इधर लिख लेंगे, 12 × 18%। जी भाई 2.16, ये तो लेस होगा। अच्छा जी, यहां पर आउटपुट आ गया, इनपुट आ गया, फॉर द पीरियड आ गया। अब देखेंगे जनाब आंसर पॉजिटिव है। 4% फर्दर लगना है इस पे। अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई नहीं है, 4% फर्दर वैसे ही नहीं लगना। जी बताइएगा जरा, सेल्स टैक्स पेबल आ गए 5.4। जी सेल्स टैक्स पेबल, एक्सपोर्ट रिफंड। एक्सपोर्ट रिफंड, एक्सपोर्ट तो है, लेकिन एक्सपोर्ट रिफंड किसका निकल सकता है? टैक्सेबल उसने कुछ परचेज किया नहीं, इस पर तो कुछ निकलना नहीं। ये अनरजिस्टर्ड था, ये भी फारिग है। मशीन वो जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हो रही थी? मशीन किसके लिए इस्तेमाल हो रही थी? सिर्फ टैक्सेबल के लिए, तो इस पर भी कोई एक्सपोर्ट रिफंड नहीं बनता। एक्सपोर्ट तो हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट रिफंड कोई, एक्सपोर्ट रिफंड लिख देता हूं उसका दिल खुश करने के लिए, लेकिन ये को बन नहीं रहा, नील है। एक्सपोर्ट रिफंड जो है वो नील होगा सर। ठीक हो गया सर जी। चूंकि इनपुट टैक्स कोई आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट रिफंड नील है। दिस वाज मिस्टर सी। मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये तीनों पार्ट कराए, और इस सवाल में जो असल टेस्टर था ना किसी भी बच्चे के लिए, वो ये था कि आप उसको कैसे समझते हो। असल टेस्टर ये था किसी भी बच्चे के लिए कि आप फॉर्मेट को कस्टमाइज कैसे करते हो, या आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग और कितनी ग्रिप है कि आप उसको अकॉर्डिंगली चेंज करो। तो आपको फॉर्मेट तो पक्का याद है, लेकिन आप, क्या आप इस सवाल को इस तरह करते हो कि आपको मिनिमम वर्किंग के साथ करना पड़े? इसी तरह का एक और सवाल पहले भी आया हुआ है, ABCD, उसमें 4 थे। अब आप उसके पूरे पूरे फॉर्मेट बना के पूरी पूरी वर्किंग बनाएं, जबकि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो सर टाइम सेव करना भी तो पार्ट ऑफ द पेपर है। तो इसमें असल असल आर्ट ये था, इसको हमने करना। तो चूंकि मेरी प्रेफरेंस ये होती कि मैं लेटर सेटन वाला न्यूमेरिकल कराऊं, तो मैंने इस वजह से ये कराया। अदरवाइज दिस वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं अगर इस न्यूमेरिकल को रैंक करूं तो मैं इसको एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल नहीं कह सकता, ये बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल। इसमें ना कोई ट्रिकी एडजस्टमेंट थी। हम तो जिस लेवल की तैयारी करा रहे होते तो वो तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही हलवा आ गया। लेकिन अक्सर बच्चे इस हलवे को भी, मतलब जो बच्चा ये सोचता है कि पेपर मुश्किल आना है, वो आसान सवाल के नहीं 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 कोई बात तो नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही, उसी सवाल को 3 बार पढ़ के उस आसान में से कोई मुश्किल सी बात निकाल के अपने आप को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सर चीज बिल्कुल सिंपल थी, एक आसान सा न्यूमेरिकल था, इसको आसान से सॉल्व किया जा सकता था। अब एक न्यूमेरिकल और है, मैंने गर्चे 2 बार आई कैप में कराया हुआ है, लेकिन मेरे मुताबिक अब भी सबसे अच्छा न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स का वो है। अभी मैं पूरा वो न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, लेकिन पूरा न्यूमेरिकल डिस्कस जरूर कर देता हूँ आपके साथ। वो है मेहरबान।
है भाई, इसमें इसमें नहीं है। सेल्स टैक्स निकालो ना। इसमें भी करा है मेहरबान वाला ने मेरे को। ये आ गई, ये आ गई। जी सर। सर ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सवाल है। जी सर। बिस्मिल्लाह। ले सर, इसको मैंने थोरो डिस्कस करना है, मेरे साथ रहेगा। बस ये समझे, मैंने हाल लिखना नहीं है, मैंने पूरा कराना है। मेरे पास टाइम होता तो मैं ये पूरा करवा देता, क्योंकि ये तकरीबन 30-35 मिनट्स ले जाता है, और अगला सेशन मुझे पता है शुरू होना है, तो मेरे पास मार्जिन नहीं है। तो मैंने इसको इंशाल्लाह पूरे 5:45 पे कंक्लूड करना है। ये वाला सवाल मेरे मुताबिक ऑल टाइम बेस्ट सवाल है जो अब तक का सेल्स टैक्स का सवाल है। इसमें बहुत सी चीजें हैं। इस सवाल से मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा, ताकि मैं आपको सब कुछ सिखा सकूं। इनिशियल रीडिंग में वो वाला सवाल जो आपने अभी किया वो एक अनयूजुअल सवाल था, और मैं इस बार आपके लिए जो सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं है जो मैंने भी करवाया है, वो है जो ये मैं अब आपको कराने लगा। यानी इस बार आपको जो पेपर में सवाल आना है, ये मेहरबान टाइप का सवाल आना है, वो एबीसी वाला नहीं आना, क्योंकि वो तो पिछली बार आ गया। सर समझ आ रही है? तो मैं इस वजह से इस सवाल पे फोकस हूं। जरा देखो, जब भी सवाल को आप पढ़ो, सबसे पहला टारगेट आपने ये रखना है, इनिशियल रीडिंग करते हुए एक बार सवाल को पढ़ा, देखा ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई का है, परचेजेस देखते हुए आपके जेहन में फौरन आता है ये इनपुट टैक्स की गेम होगी, सप्लाईज देखते हुए आपके जेहन में फौरन आना चाहिए ये आउटपुट टैक्स की गेम है, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड। जैसे ही आपने पढ़ा एग्जेम्प्ट गुड, आपने कहा लो भाई, एग्जेम्प्ट गुड एक्सपोर्ट हो रही है, ये भी जीरो रेटेड है, तो यहां पर ये एक ब्लॉक बन जाएगा जीरो रेटेड का 3.2 मिलियन का। अनरजिस्टर्ड पड़ा, जेन में फॉरन क्या आया, 4% फर्दर टैक्स लगना है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेजेस की थी, ये फारिग है, इस पर इनपुट मिलना है, ये एग्जाम्प्ट है, ये वैसे फारिग। तो इनपुट के हवाले से परचेजेस के हवाले से एक एडजस्टमेंट है, उसको देखा। आउटपुट की ये वाली चीजें देखी कि भाई यहां पर ये और फिर एडिशनल पर देखने लगे। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स मटेरियल वर्थ 296,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल सप्लाई। सर जी आपको बताता चलूं, 2,96,000 रुपए की ऐसी चीजें जो खास तौर पे एग्जेम्प्ट के लिए खरीदी है। सर कॉमन का मतलब है कि इसका पता नहीं है। कॉमन इनपुट टैक्स का क्या मतलब होता है, इसका पता नहीं है कि ये टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, जीरो रेटेड है। लेकिन अगर वो आपको क्लियरली बता रहा है ये एग्जाम्प्ट है, तो इसे कॉमन में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस वजह से इसको टैक्सेबल गुड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसको लेस करना था। मटेरियल वर्थ ₹675,000 विच वॉज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके बारे में आपको खास तौर पे पता चल गया कि ये एक्सपोर्ट है। अब इस पूरी अमाउंट का रिफंड लेना है, कॉमन में से लेस करना है, और इसका 18% लेकर इसका रिफंड क्लेम करना है। तो जब आप एक्सपोर्ट रिफंड सबसे आखिर में लिख रहे होगे, तो वहां पर आपने 675,000 का
18% लिखना है और ये भी आपने लेना है। सर समझ आ गई है? ये दूसरी बात है। गुड्स वर्थ रुपीज 1.5 लाख विच वॉज परचेज इन कैश फ्रॉम अ सप्लायर। सर कैश में अगर आप 1.5 लाख की चीजें खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 50,000 से ज्यादा, पता है ना? 1.5 लाख है भाई, इसको गो तुम फारिग हो। यूटिलिटी इसकी एक्सेप्शन, यूटिलिटी इसकी एक्सेप्ट, यूटिलिटी 15 लाख भी हो तो आपने कहना कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये तीसरी बात है, 1 2 3। उसके बाद आ गया 500 kg ऑफ टी परचेज्ड at a cost of rupees 360,000 in 1 kg packaging covered under third schedule. Sir ji, third schedule. Retail price of tea per kg is 900 by the end of August 2021. ये सब और सारे सवालों में से, सारी एडजस्टमेंट में से सबसे ट्रिकी एडजस्टमेंट ये थी। क्यों? जरा ध्यान से सुनना यार, ये एडजस्टमेंट ध्यान से सुन लो भैया। एक तरफ उसने थर्ड स्केड्यूल आइटम परचेज की है, तो परचेज पर भी रिटेल प्राइस पे टैक्स देना था, सेल पर भी रिटेल प्राइस पे टैक्स चार्ज करना था। तो इन ये जो टी थी ये थर्ड स्केड्यूल आइटम, तो जब उसने परचेज की थी तो इसका इंपैक्ट एक इनपुट टैक्स पे पर भी जाना था और इसका एक इंपैक्ट आउटपुट टैक्स पर भी जाना था। रिटेल प्राइस थी इसकी 900, बेची है इसने 790 की। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो एक इसका इंपैक्ट आउटपुट टैक्स पर था जो कि 900 और 790 का डिफरेंस था मल्टीप्लाई बाय केजीज, और एक इसका इंपैक्ट इनपुट टैक्स पर जाना था, वो कितना? सर जी पांच, वो खरीदा कितने का था इसने? 500 kg खरीदा था 360 का। यार असल में तो रिटेल प्राइस 900 है ना, 900 मल्टीप्लाई बाय 500 ये होनी चाहिए थी, पर इस पर टैक्स लगना चाहिए था। अब टैक्स उसने, हमने कितना शामिल किया हुआ है ऑलरेडी? हमने किया हुआ है 360, तो उसे लेस कर दें। बकाया जो अमाउंट है ये इनपुट में ये इंपैक्ट आना था, आउटपुट में ये इंपैक्ट आना था, और अभी बात खत्म नहीं हुई। सर अनरजिस्टर्ड को बेचा है, और थर्ड स्केड्यूल अगर अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो फर्दर टैक्स, तो इसमें करना यह था कि अनरजिस्टर्ड के अंदर जो शामिल होना था इसमें से हमने लेस करना था कितना? जितना ऑलरेडी शामिल है, 300 मल्टीप्लाई बाय 790, ये ऑलरेडी शामिल है। ये लेस करने के बाद जो बाकी अमाउंट आनी थी उसका 4% लेना। तो सर समझ आ रही है? ये मेहरबान वाला सवाल है, मेहरबानी करके तवज्जो से देखिए। ठीक हो गया सर? तो ये सबसे सबसे की एडजस्टमेंट यही थी, इसका 3 एंगल से इसका इंपैक्ट आना था। लो सर, उसके बाद आगे टैक्सेबल गुड्स सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 3,20,000 which was sold to the customer who did not provide CNIC NTN। अब भाईजान लाख रुपए से ऊपर की आपने इनवॉइस बनाई है तो जिस बंदे को बेचा है उसका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अच्छा वो नहीं है तो फिर 4% फर्दर चार्ज करो, CNIC और NTN नंबर होना चाहिए। भाईजान अगर वो भी नहीं है तो अब आपने उस जो जितने का सेल कर रहे हो उसका इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर CNIC या NTN ना हुआ तो आप उतना इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते। अगर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ ना होता तो आप बस फर्दर टैक्स चार्ज करते। अब फर्दर टैक्स वाली सजा भी है और इनपुट भी क्लेम नहीं कर सकते। कितनी अमाउंट है? इतनी अमाउंट परचेजेस में से लेस करनी थी, क्योंकि इसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते थे। आप गौर कर रहे हो, मैं यहां पर 7 इनपुट भी लिख दिया। इसका इंपैक्ट इनपुट पर आना है, आउटपुट पर आना है, और साथ साथ आप इनिशियल रीडिंग में इनपुट आउटपुट वाली बातें इनिशियल जब रीड कर रहे होगे तो इनपुट आउटपुट लिखते रहोगे, और जब एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि यार इसके बाद कोई आउटपुट की और एडजस्टमेंट है या नहीं है, इसके बाद कोई इनपुट की और कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। अच्छा जी, फिक्स एसेट की, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट है। इसमें मशीन ए है, ये एक्सपोर्ट के लिए, आपने जैसे ये पढ़ा आपकी खोपड़ी में क्या आना चाहिए?
ये भाईजान सारे का सारा एक्सपोर्ट के लिए जाना है, तो ये सारा रिफंड होगा। इसने कॉमन में अपोर्शन नहीं होना। मिस्टर बी सिर्फ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट है। आपको फौरन पिक करना चाहिए कि ये सिर्फ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट पर अपोर्शन होना है, इसने जीरो रेटेड पर अपोर्शन। शाबाश, यही चीजें पिक। बिजली का बिल आया 959450, कैश में पे किया, कैश की खैर है, बिल की खैर है। कितना टैक्स था? 154250। कुछ नहीं बताया, टैक्स की अमाउंट बता दी। टैक्स की अमाउंट टैक्स में ऐड होती है 18% के बाद। इनवॉइस की अमाउंट इनवॉइस में ऐड होती है। ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अगर वो आपको टैक्स की अमाउंट कह रहे हैं तो 18% के बाद ऐड करें। और वो कह रहा है इनवॉइस है, वो कह रहा है कि अमाउंट है, तो इसका मतलब है 18% बाद में लगाना है, इसको ऊपर ऐड करें। तो यहां पर उसने टैक्स कहा है, टैक्स को टैक्स में ऐड करना है। ये ऊपर उसने क्या कहा था? इनवॉइस कहा था। तो ये इनवॉइस ये परचेजेस में ऐड लेस कर। और सब समझ आ रही है? ये चीजें ध्यान में रखनी है। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड आ गए। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये ब्रॉड फॉरवर्ड आया 1137,580। ये आ गया। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आ गया? 1137,580। ये तो सिंपल ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर्मेट में दिमाग आ गया ना, दिमाग में कि कहां पर डालना है। बस उसी जगह पर डाल दें जो आपके दिमाग में है ना, वही वही फॉर्मेट में, ब्रॉड फॉरवर्ड वाली जगह पर। अच्छा जी, इनपुट टैक्स ऑफ, ये देखना जरा। इनपुट टैक्स ऑफ 186 परटेनिंग टू परचेज ऑफ फरवरी। फरवरी की परचेज थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आखिरी महीना ऐसे हो सकती है बात। भाई ये आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, ये इनपुट टैक्स क्लेम। अब ये टैक्स की अमाउंट है, इसने 18% के बाद ऐड होना है। ये कह देता इनपुट टैक्स ऑन इनवॉइस अमाउंटिंग टू 186,000, तो ये 18% लगाने के बाद नहीं ऐड होना था, ये पहले ऐड। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? ये चीजें सारी प्रैक्टिस से आती हैं। मैंने आपको ये न्यूमेरिकल बड़ी थॉरली करा दी। आप सिर्फ लिटरली ये 15 मिनट लगेंगे ये करने में, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम इसको यहाँ पर ही वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको लास्ट में कुछ दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि सेल्स टैक्स के कौन कौन से न्यूमेरिकल मस्ट हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहला, मेहरबान वाला, जो अभी आपको मैंने करवाया। इसके बाद कॉन्फिडेंस वाला जरूर करें। मेहरबान वाला है, कॉन्फिडेंस वाला है। ये दो सवाल हैं। एक और न्यूमेरिकल है जो उसने सॉल्व किया हुआ था और बताया हुआ था कि ये आप दोबारा सॉल्व करें। नहीं नहीं, सबसे लास्ट में ही दो तीन अगर देखिएगा, जाहिद वाला। ये तीन न्यूमेरिकल्स मैं रेकमेंड करूंगा कि ये जरूर करके जाइए आप। ये तीन न्यूमेरिकल, यानी बाकी न्यूमेरिकल की अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है बाकी के एडजस्टमेंट देखें, लेकिन ये तीनों आपने खुद जरूर अटेम्प्ट करने। ये तो हो गई सेल्स टैक्स से मुतलिक सारी डिस्कशन कंक्लूड। हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट है अपनी अगली बात करने के लिए। और वो बात ये है कि सर जी, पेपर एक ओवरऑल प्रिपरेशन का नाम है। आपने पेपर में जब बैठना है तो आपने 100 नंबर में से, आप जो 100 नंबर पेपर में आए वो आपकी वैल्यूएशन है, उससे आपने उसमें से 50 लेने। आपको कितना आता है और कितना नहीं आता ये उस वक्त जब आप पेपर में बैठे हैं ये मैटर नहीं करता। पेपर में ये मैटर करता है कि जितना आपको आता है 100 में से वो कितने नंबर का आया हुआ है। मेरा मानना है कि अगर आपको 75 मार्क्स का पेपर सही आता है तो आप फेल नहीं हो सकते। अगर आप पैनिक कर जाएं तो वो एक बिल्कुल एक अलग बात। वरना 75 मार्क्स का भी पेपर अगर आपको आता हो तो आप फेल नहीं हो सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। असल चीज होती है पेपर को अप्रोच करना। आसान अप्रोच करें, आसान सवाल पहले करें, जो सवाल आते हैं वो पहले करें, जो रट्टे वाले सवाल आपको पक्का रट्टा लगा हुआ है वो पहले करें।
आपने पेपर को गो थ्रू किया, आपको समझ आ गई यार सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल तो हलवा है, ये सवाल करें। पहले सबसे पहले रट्टे वाले सवाल करने हर हाल में, जो आपको पक्के आते हैं। दूसरे नंबर पे छोटे वाले न्यूमेरिकल वो करें। सर जो चीज आती है पहले हमेशा वो करते हैं। पेपर में जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यार ये 3 नंबर का तो शुक्र है कर लिया, ये 4 नंबर का तो कर लिया। ये जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। सर जी पहला स्टेप है जो आता है सबसे आसान रट्टे वाले सवाल जो आते हैं वो करें। फिर उसके बाद छोटे न्यूमेरिकल वो करें। फिर उसके बाद बड़े न्यूमेरिकल करें। बड़े न्यूमेरिकल एक बार देखकर जो आसान है रिलेटिवली उसको पहले करें। ठीक हो गया। हम ये आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मैंने थ्रू आउट कोशिश की कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी बातें बता सकूं। बट मैं लास्ट में एक बात जरूर कहूंगा, आप कोई भी बच्चा जो आई कैप का स्टूडेंट है जिसको टेक्स्ट में कोई मसला आता है वो मुझसे राब्ता कर सकता है, मुझसे किसी भी क्यूरी का आंसर ले सकता है। सेशन के दौरान तो मैंने नहीं बताया, लेकिन आज सेशन कंक्लूजन पे बता रहा हूँ कि ये सेशन मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल इस सवाल से था कि पिछले 3 दिन से मुझे 102 103 बुखार था। शाम को जाता था ड्रिप लगवाता था, अगले दिन आकर इधर सेशन दे रहा होता था। बट मैंने थ्रू आउट कोशिश की कि मतलब ये से अब बताने का ये मतलब है कि अपने काम के साथ कमिटमेंट जरूरी होती है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप आधे घंटे बाद आपको नींद आ जाती है। सर आपने काम करना है, आप काम करें बस खत्म, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। मेरे घर वालों को पता था हम इसे जो भी कह देंगे आराम करो, इसने ये वाला लेक्चर देने जरूर जाना। सर आपकी अपने काम के साथ जो कमिटमेंट है ना वो बहुत जरूरी होती है। मैं आपको भी यही कहूंगा कि यार मुझे लगता है कि मैं अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल पर ये वाला सेशन डिलीवर नहीं कर सका, मगर जो मेरा बेस्ट था मैंने वो दिया। अल्लाह ताला भी कबूल फरमाए और आप भी कबूल कर लीजिए। थैंक यू।